दोस्तों, आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई कहानी उन्माद का भाग 2। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हनीमून का महीना फ्रांस में गुजरा। वहां से दोनों हिंदुस्तान आए। मनहर का दफ्तर बंबई में था। वहीं दोनों एक होटल में रहने लगे। मनहर को गुप्त अभियोग की खोज के लिए अक्सर दौरे करने पड़ते थे। कभी कश्मीर, कभी मद्रास, कभी रंगून। जैनी इन यात्राओं में बराबर उसके साथ रहती। नित्य नए दृश्य थे, नए विनोद, नए उल्लास। उसकी नवीनता, प्रिय प्रकृति के लिए आनंद का इससे अच्छा और कोई सामान हो सकता था? मनहर का रहन सहन तो विदेशी था ही। घर वालों से भी उसका संबंध विच्छेद हो गया था। बागेश्वरी के पत्रों का उत्तर देना तो दूर रहा, वह उन्हें खोलकर पढ़ता भी नहीं था। भारत में हमेशा उसे यह शंका बनी रहती थी कि कहीं घर वालों को उसका पता न चल जाए। जैनी से वह अपनी यथार्थ स्थिति को छुपाए रखना चाहता था। उसने घर वालों को आने की सूचना तक न दी थी। यहाँ तक कि वह हिंदुस्तानियों से बहुत कम मिलता था। उसके मित्र अधिकांश पुलिस और फौज के अफसर थे, वहीं उसके मेहमान होते थे। वाक्चतुर जैनी, सम्मोह कला में सिद्धहस्ती, पुरुषों के प्रेम से खेलना उसकी सबसे अमोदमय क्रीड़ा थी। जलाती थी, रिझाती थी, और मनहर भी उसकी कपट लीला का शिकार बना रहता था। उसे वह हमेशा भूल भुलैया में रखती। कभी इतना निकट कि छाती पर सवार, न कभी इतना दूर कि योजन का अंतर। कभी निष्ठुर और कभी कठोर, और कभी प्रेम विहल और कभी व्यग्र। एक रहस्य था जिसे वह कभी समझता था और कभी हैरान रहता था। इस तरह 2 वर्ष बीत गए और मनहर और जैनी कोण की 2 भुजाओं की भांति एक दूसरे से दूर होते गए। मनहर इस भावना को हृदय से न निकाल सकता था कि जैनी का मेरे प्रति एक विशेष कर्तव्य है। वह चाहे उसकी संकीर्णता हो या कुल मर्यादा का असर, कि वह जैनी को पाबंद देखना चाहता था। उसकी स्वच्छंद विरक्ति उसे लज्जास्पद मालूम होती थी। वह भूल जाता था कि जैनी से उसके संपर्क का आरंभ ही स्वार्थ पर अवलंबित था। शायद उसने समझा था कि समय के साथ जैनी को अपने कर्तव्यों का ज्ञान हो जाएगा। हालांकि उसे मालूम होना चाहिए था कि टेढ़ी बुनियाद पर बना हुआ भवन जल्दी या देर से भूमस्त हो ही रहेगा, और ऊंचाई के साथ उसकी शंका और भी बढ़ती जाती थी। इसके विपरीत जैनी का व्यवहार परिस्थितियों के बिल्कुल अनुकूल था। उसने मनहर को विनोदमय और विलासमय जीवन का एक साधन समझा था, और उसी विचार पर वह अब तक स्थित थी। इस व्यक्ति को वह मन से पति का स्थान नहीं दे सकती थी। पाषाण प्रतिमा को वह अपना देवता न बना सकती थी। पत्नी बनना उसके जीवन का स्वप्न न था, इसलिए वह मनहर के प्रति अपने किसी कर्तव्य को स्वीकार नहीं करती थी। अगर मनहर उसकी गाड़ी कमाई उसके चरणों पर अर्पित करता था तो कोई एहसान न करता था। मनहर उसका बनाया हुआ पुतला, उसी का लगाया हुआ वृक्ष था। उसकी छाया, उसके फल का भोग करना वह अपना धर्म अधिकार समझती थी। मनोमालिन्य बढ़ता गया। आखिर मनहर ने उसके साथ दावतों और जलसों पर जाना छोड़ दिया। पर जैनी पूर्ववत सैर करने जाती, मित्रों से मिलती, दावतें करती और दावतों में शरीक होती। मनहर के साथ न जाने से उसे लेश मात्र भी दुख या निराशा नहीं होती थी, बल्कि वह शायद उसकी उदासीनता पर और प्रसन्न होती थी। मनहर इस मानसिक व्यथा को शराब के नशे में डुबोने का उद्योग करने लगा। पीना तो उसने इंग्लैंड में ही शुरू कर दिया था, पर अब उसकी मात्रा बहुत बढ़ गई थी। वहाँ स्फूर्ति और आनंद के लिए पीता था, या स्फूर्ति और आनंद को मिटाने के लिए। वह दिन दिन दुर्बल होता जाता था। वह जानता था कि शराब मुझे पिए जा रही है, पर उसके जीवन का ही एक अवलंब रह गया था। गर्मियों के दिन थे। मनहर एक मामले की जांच करने के लिए लखनऊ में डेरा डाले हुए था। मामला कुछ संगीन था। उसे सिर उठाने की फुर्सत न मिलती थी। स्वास्थ्य भी बहुत खराब हो चला था, पर जैनी अपने सैर सपाटे में मग्न थी। आखिर उसने एक दिन कहा, मैं नैनीताल जा रही हूँ, यहाँ की गर्मी मुझसे सही नहीं जाती। मनहर ने लाल लाल आंखें निकाल कर कहा, नैनीताल में क्या काम है? वह आज अपना अधिकार दिखाने पर तुल गया। जैनी भी उसके अधिकार की उपेक्षा करने पर तुली हुई थी। बोली, यहाँ कोई सोसाइटी नहीं, सारा लखनऊ पहाड़ों पर चला गया है। मनहर ने जैसा म्यान में तलवार निकाल कर कहा, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें कहीं जाने का अधिकार नहीं है। तुम्हारी शादी मेरे साथ हुई है, सोसाइटी के साथ नहीं। फिर तुम साफ देख रही हो मैं बीमार हूँ, तिस पर कि भी तुम अपनी विलास प्रवृत्ति को रोक नहीं सकती। मुझे तुमसे ऐसी आशा नहीं थी जैनी। मैं तुमको शरीफ समझता था। मुझे स्वप्न में भी गुमान न था कि तुम मेरे साथ ऐसी बेवफाई करोगी।
जैनी ने अविचलित भाव से कहा। तो क्या तुम समझते थे कि मैं भी तुम्हारी हिंदुस्तानी स्त्रियों की तरह तुम्हारी लौंडी बनकर रहूंगी और तुम्हारे तलवे सहलाऊंगी? मैं तुम्हें इतना नादान नहीं समझती। अगर तुम्हें हमारी अंग्रेज सभ्यता की इतनी सी भी बात नहीं मालूम तो अब मालूम कर लो कि अंग्रेज स्त्रियां अपनी रुचि के सिवा और किसी की पाबंद नहीं। तुमने मुझसे विवाह इसलिए किया था कि मेरी सहायता से तुम्हें सम्मान और पद प्राप्त हो। सभी पुरुष ऐसा करते हैं और तुमने भी वैसा ही किया। मैं इसके लिए तुम्हें बुरा नहीं कहती, लेकिन जब तुम्हारा वह उद्देश्य पूरा हो गया जिसके लिए तुमने मुझसे विवाह किया था तो तुम मुझसे अधिक आशा क्यों रखते हो? तुम हिंदुस्तानी हो, अंग्रेज नहीं हो, और मैं अंग्रेज हूँ, हिंदुस्तानी नहीं हो सकती। इसलिए हम में से किसी को अधिकार नहीं है कि वह दूसरों को अपनी मर्जी का गुलाम बनाने की चेष्टा करे। मनहर हतबुद्धि सा बैठा सुनता रहा। एक एक शब्द विष की घूंट की भांति उसके कंठ से नीचे उतर रहा था। कितना कठोर सत्य था। पद लालसा के इस प्रचंड आवेग में, विलास तृष्णा के इस अदम्य प्रवाह में वह भूल गया था कि जीवन में कोई ऐसा तत्व भी है जिसके सामने पद और विलास कांच के खिलौने से अधिक मूल्य नहीं रखते। वह विस्मृत सत्य इस समय अपने दारुण विलाप से उसके मदग्न चेतना को तड़पाने लगा। शाम को जैनी नैनीताल चली गई। मनहर ने उसकी और आंखें उठाकर भी नहीं देखा। 3 दिन तक मनहर घर से न निकला। जीवन के 5-6 वर्षों में उसने जितने रत्न संचित किए थे, जिन पर वह गर्व करता था, उन्हें पाकर वह अपने को धन्य समझता था। अब परीक्षा की कसौटी पर जाकर नकली सिद्ध हो रहे थे। उसकी अपमानित, ग्लानित, पराजित आत्मा एकांत रोदन के सिवा और कोई त्राण न कर पाती थी। अपनी टूटी हुई झोपड़ी को छोड़कर वह जिस सुनहले कलश वाले भवन की ओर लपका था, वह मरीचिका मात्र थी। और उसे अब फिर अपनी टूटी झोपड़ी याद आई, जहाँ उसने शांति, प्रेम और आशीर्वाद की सुधा पी थी। वह सारा आडंबर उसे काट खाने लगा। उस सरल शीतल स्नेह के सामने ये सारी विभूतियां उसे तुच्छ जचने लगी। तीसरे दिन वह भीषण संकल्प करके उठा और 2 पत्र लिखे। एक तो अपने पद से इस्तीफा था और दूसरा जैनी से अपनी अंतिम विदा की सूचना। इस्तीफा में उसने लिखा, मेरा स्वास्थ्य नष्ट हो गया है और मैं इस भार को नहीं संभाल सकता। जैनी के पत्र में उसने लिखा, हम और तुम दोनों ने भूल की और हमें जल्द से जल्द उस भूल को सुधार लेना चाहिए। मैं तुम्हें सारे बंधनों से मुक्त करता हूँ, तुम भी मुझे मुक्त कर दो। मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं। अपराध न तुम्हारा है न मेरा। समझ का फेर तुम्हें भी था और मुझे भी। मैंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और अब तुम्हारा मुझ पर कोई एहसान नहीं रहा। मेरे पास जो कुछ है वह तुम्हारा है, वह सब मैं छोड़े जा रहा हूँ। मैं तो निमित्त मात्र था, स्वामिनी तुम ही थी। उस सभ्यता को दूर से ही सलाम है जो विनोद और विलास के सामने किसी भी बंधन को स्वीकार नहीं करती। उसने खुद जाकर दोनों की रजिस्ट्री कराई और उत्तर का इंतजार किए बिना वहां से चलने को तैयार हो गया। जैनी ने जब मनहर का पत्र पाकर पढ़ा तो मुस्कुराई। उसे मनहर की इच्छा पर शासन करने का ऐसा अभ्यास पड़ गया था कि पत्र से उसे जरा भी घबराहट नहीं हुई। उसे विश्वास था कि 2-4 दिन चिकनी चुपड़ी बातें करके वह उसे फिर से वशीभूत कर लेगी। मगर मनहर की इच्छा केवल धमकी देना ना होती। उसकी दिल पर चोट लगी होती तो वह अब तक यहाँ ना होता, कब का यह स्थान छोड़ चुका होता। उसका यहाँ रहना ही बता रहा है कि केवल बंदर घुड़की दे रहा है। जैनी ने स्थिरचित्त होकर कपड़े बदले और तब इस तरह मनहर के कमरे में आई मानो कोई अभिनय करने स्टेज पर आई हो। मनहर उसे देखते ही ठट्ठा मारकर हंसा। जैनी सहम कर पीछे हट गई। इस हंसी में क्रोध का प्रतिकार न था, उसमें उन्माद भरा हुआ था। मनहर के सामने मेज पर बोतल और गिलास रखा हुआ था। एक दिन में उसने न जाने कितनी शराब पी ली थी। उसकी आंखों से जैसे रक्त उबला पड़ता था। जैनी ने समीप आकर उसके कंधे पर हाथ रखा और बोली, क्या रात भर पीते ही रहोगे? चलो आराम से लेटो, रात ज्यादा हो गई है। घंटों से बैठी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम इतने निष्ठुर तो कभी नहीं थे। मनहर खोया हुआ सा बोला, तुम कब आ गई बागी? देखो मैं कब से तुम्हें पुकार रहा हूँ। चलो आज सैर कराएं उसी नदी के किनारे। तुम वही अपना प्यारा सा गीत सुनाना जिसे सुनकर मैं पागल हो जाता था। क्या कहती हो मैं बेमुरव्वत हूँ? यह तुम्हारा अन्याय है बागी। मैं कसम खाकर कहता हूँ ऐसा एक भी दिन नहीं गुजरा जब तुम्हारी याद ने मुझे ना रुलाया हो। जैनी ने उसका कंधा हिलाकर कहा, तुम ये क्या उल जलूल बक रहे हो? बागी यहाँ कहाँ है?
मनहर ने उसकी ओर देखकर अपरिचित भाव से कुछ कहा, फिर जोर से हंसकर बोला, मैं यह ना मानूंगा बागी, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। वहाँ मैं तुम्हारे लिए एक फूलों की एक माला बनाऊंगा। जैनी ने समझा, यह शराब बहुत पी गए हैं, बकबक कर रहे हैं, इनसे इस वक्त कुछ भी बात करना व्यर्थ है। चुपके से कमरे के बाहर चली गई। उसने जरा भी शंका न हुई थी। यहाँ उसका मूलोच्छेद हो गया। जिस आदमी का वाणी पर अधिकार नहीं, वह इच्छा पर क्या अधिकार रख सकता है। इस घड़ी से मनहर को घर वालों की रट लग गई। कभी बागेश्वरी को पुकारता, कभी अम्मा को, कभी दादा को। उसकी आत्मा अतीत में विचरती रहती, उस अतीत में जब जैनी ने काली छाया की भांति प्रवेश नहीं किया था और बागेश्वरी अपनी सरल व्रत से उसके जीवन में प्रकाश फैलाती थी। दूसरे दिन जैनी ने उसे जाकर कहा, तुम इतनी शराब क्यों पीते हो? देखते नहीं तुम्हारी क्या दशा हो रही है? मनहर उसकी ओर आश्चर्य से देखा। तुम कौन हो? जैनी, तुम मुझे नहीं पहचानते हो? इतनी जल्दी भूल गए? मनहर, मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा, मैं तुम्हें नहीं पहचानता। जैनी ने और अधिक बात नहीं की। उसने मनहर के कमरे से शराब की बोतलें उठवा दी और नौकरों को ताकीद कर दी कि उसे एक घूंट भी शराब न दी जाए। उसे अब कुछ संदेह होने लगा था, क्योंकि मनहर की दशा उससे कहीं शंकाजनक थी जितना वह समझती थी। मनहर का जीवित और स्वस्थ रहना उसके लिए आवश्यक था। इसी घोड़े पर बैठकर वह शिकार खेलती थी। घोड़े के बगैर शिकार का आनंद कहाँ? मगर एक सप्ताह हो जाने पर भी मनहर की दशा में कोई अंतर न हुआ। न मित्रों को पहचानता, न नौकरों को। पिछले 3 वर्षों का जीवन एक स्वप्न की भांति मिट गया था। 7वें दिन जैनी सिविल सर्जन को लेकर आई तो मनहर का कहीं पता नहीं था। 5 साल के बाद बागेश्वरी का लुटा हुआ सुहाग फिर चेता। माँ बाप पुत्र के वियोग में रो रो कर अंधे हो चुके थे। बागेश्वरी निराशा में भी आश बांधे बैठी हुई थी। उसका मायका संपन्न था, बार बार बुलावे आते थे। बाप आया, भाई आया, पर धैर्य और व्रत की देवी घर से ना टली। जब मनहर भारत आया तो बागेश्वरी ने सुना कि वह विलायत से एक मेम लाया है। फिर भी उसे आशा थी कि वह आएगा, लेकिन उसकी आशा पूरी न हुई। फिर उसने सुना वह ईसाई हो गया है, आचार विचार त्याग दिया है। तब उसने माथा ठोक लिया। घर की व्यवस्था दिन दिन बिगड़ने लगी। वर्षा बंद हो गई और सागर सूखने लगा। घर बिका, कुछ जमीन थी वह भी बिकी। फिर गहनों की बारी आई, यहाँ तक कि अब केवल आकाशी वृत्ति थी। कभी चूल्हा जल गया, कभी ठंडा पड़ रहा। एक दिन संध्या समय वह कुएं पर पानी भरने गई थी कि एक थका हुआ जीर्ण विपत्ति का मारा जैसा आदमी आकर कुएं की जगत पर आकर बैठ गया। बागेश्वरी ने देखा तो मनहर। उसने तुरंत घूंघट काट लिया। आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। फिर भी आनंद और विस्मय के हृदय में फुरेरियां उड़ने लगी। रस्सी और कलसा कुएं पर छोड़कर लपकी हुई घर आई और सास से बोली, अम्मा जी जरा कुएं पर जाके देखो कौन आया है। सास ने कहा, तू पानी भरने गई थी या तमाशा देखने? घर में एक बूंद पानी नहीं है। कौन आया है कुएं पर? चलकर देख लो ना। कोई सिपाही प्यादा होगा। अब उनके सिवा कौन आने वाला है? कोई महाजन तो नहीं है? नहीं अम्मा, तुम चली क्यों नहीं चलती? बूढ़ी माता भांति भांति की शंकाएं करती हुई कुएं पर पहुंची तो मनहर दौड़कर उसके पैरों में लिपट गया। माता ने उसे छाती से लगाकर कहा, तुम्हारी यह दशा है मानू? क्या बीमार हो? असबाब कहाँ है? मनहर ने कहा, पहले कुछ खाने को दो अम्मा, बहुत भूखा हूँ। मैं बड़ी देर से पैदल चला आ रहा हूँ। गांव में खबर फैल गई कि मनहर आया है। लोग उसे देखने दौड़ पड़े। किस ठाठ से आया है? ऊंचे पद पर है, 1000 रुपये पाता है। अब उसके ठाठ का क्या पूछना, मेम भी साथ आई है या नहीं। मगर जब आकर देखा तो आफत का मारा आदमी, फटे हाल, कपड़े तार तार, बाल बढ़े हुए, जैसे जेल से आया हो। प्रश्नों की बौछार होने लगी। हमने तो सुना था तुम किसी ऊंचे पद पर हो। मनहर ने जैसे किसी भूली बात को याद करने का विफल प्रयास किया। मैं तो किसी ओहदे पर नहीं। वाह, विलायत से मेम नहीं लाए थे? मनहर ने चकित होकर कहा। विलायत? कौन विलायत गया था? अरे भंग तो नहीं खाकर आ गए हो? विलायत नहीं गए थे? मनहर मूढ़ों की भांति हंसा। मैं विलायत क्या करने जाता? अजी तुमको वजीफा मिला नहीं था? यहाँ से तुम विलायत गए थे, तुम्हारा पत्र बराबर आते थे। अब कहते हो मैं विलायत गया ही नहीं। होश में हो या हम लोगों को उल्लू बना रहे हो? मनहर ने उन लोगों की तरफ आंखें फाड़कर देखा और बोला,
मैं तो कहीं नहीं गया था। आप लोग न जाने क्या कह रहे हैं। अब इसमें संदेह की गुंजाइश न रही कि वह अपने होशो हवास में नहीं है। उसे विलायत जाने से पहले की सारी बातें याद थी। घर और गांव के एक एक आदमी को वो पहचानता था। लेकिन जब इंग्लैंड, अंग्रेज बीवी और ऊंचे पद का जिक्र आता तो भौचक्का होकर ताकने लगता। बागेश्वरी को अब उसके प्रेम में एक अस्वाभाविक अनुराग दिखता जो उसे बनावटी मालूम होता था। वह चाहती थी कि उसके व्यवहार और आचरण में पहले जैसी बेतकल्लुफी हो। वह प्रेम का स्वांग नहीं, प्रेम चाहती थी। 10 ही 5 दिनों में उसे ज्ञात हो गया कि इस विशेष अनुराग का कारण बनावट या दिखावा नहीं, वरन कोई मानसिक विकार है। मनहर ने माँ बाप का इतना अदब पहले कभी नहीं किया था। उसे अब मोटे से मोटा काम करने में कोई संकोच नहीं था। वह जो बाजार से साग सब्जी लाने में अपना अनादर समझता था, अब कुएं से पानी खींचता, लकड़ियां फाड़ता और घर में झाड़ू लगाता था। और अपने घर में ही नहीं, सारे मोहल्ले में उसकी सेवा और नम्रता की चर्चा होती थी। एक बार मोहल्ले में चोरी हो गई। पुलिस ने बड़ी दौड़ धूप की, पर चोरों का पता न चला। मनहर ने चोरी का पता ही नहीं लगा दिया, वरन माल भी बरामद करा दिया। इससे आसपास के गांवों और मोहल्ले में उसका यश फैल गया। कोई चोरी होती तो लोग उसके पास दौड़े आते और अधिकांश उद्योग उसके सफल भी होते। इस तरह उसकी जीविका की एक व्यवस्था हो गई। वह अब बागेश्वरी के इशारों का गुलाम था। उसी की दिलजोई और सेवा में उसके दिन कटते। अगर उसमें विकार या बीमारी का कोई लक्षण था तो वह इतना ही। यही सनक उसे सवार हो गई थी। बागेश्वरी को उसकी दशा पर दुख होता, पर उसकी यह बीमारी उस स्वास्थ्य से उसे कहीं प्रिय थी जब वह उसकी बात भी न पूछता था। 6 महीने के बाद एक दिन जैनी मनहर का पता लगाती हुई आ पहुंची। हाथ में जो कुछ था वह सब उड़ा चुकी थी। चुकने के बाद अब उसे किसी आश्रय की खोज थी। उसके चाहने वालों में कोई ऐसा न था जो उसकी आर्थिक सहायता करता। शायद अब जैनी को कुछ ग्लानि भी होती थी। वह अपने किए पर लज्जित थी। द्वार पर हॉर्न की आवाज़ सुनकर मनहर बाहर निकला और इस प्रकार जैनी को देखने लगा मानो कभी देखा ही नहीं हो। जैनी ने मोटर से उतरकर उससे हाथ मिलाया और अपनी आप बीती सुनाने लगी। तुम इस तरह छिपकर मुझसे क्यों चले आए? और फिर आखिर एक भी पत्र नहीं लिखा? आखिर मैंने तुम्हारे साथ क्या बुराई की थी? फिर मुझ में कोई बुराई देखी थी तो तुम्हें था कि मुझे सावधान कर देते। छिपकर चले आने का क्या फायदा हुआ? ऐसी अच्छी जगह मिल गई थी, वो भी हाथ से निकल गई। मनहर काट के उल्लू की भांति वहां खड़ा रहा। जैनी ने फिर कहा, तुम्हारे चले जाने के बाद मेरे ऊपर क्या क्या संकट आए, वह सुनाऊं तो तुम घबरा जाओगे। मैं भी चिंता और दुख से बीमार हो गई। तुम्हारे बगैर मेरा जीवन निरर्थक हो गया। तुम्हारा चित्र देखकर मन को ढांढस देती थी। तुम्हारे पत्र को आदि से अंत तक पढ़ना मेरे लिए सबसे मनोरंजक विषय था। तो मेरे साथ चलो। मैंने एक डॉक्टर से बात की है, वह मस्तिष्क के विकारों का डॉक्टर है। मुझे आशा है उसके उपचार से तुम्हें लाभ होगा। मनहर चुपचाप विरक्त वब से खड़ा रहा, मानो न वह कुछ देख रहा है न सुन रहा है। सहसा बागेश्वरी निकल आई। जैनी को देखते ही वह ताड़ गई कि यही मेरी यूरोपियन सौत है। वह उसे बड़े आदर सत्कार के साथ भीतर ले आई। मनहर भी उसके पीछे पीछे चला आया। जैनी ने टूटी खाट पर बैठते हुए कहा, इन्होंने मेरा जिक्र तो किया ही होगा। मेरी इनसे लंदन में शादी हुई थी। बागेश्वरी बोली, यह तो मैं आपको देखते ही समझ गई थी। जैनी, इन्होंने कभी मेरा जिक्र नहीं किया? बागेश्वरी, कभी नहीं। इन्हें तो कुछ याद नहीं। आपको यहाँ आने में बड़ा कष्ट हुआ होगा। जैनी, महीनों के बाद तब इनके घर का पता चला, वहाँ से बिना कुछ कहे सुने चल दिए। आपको कुछ मालूम है इन्हें क्या शिकायत है? शराब बहुत पीने लगे थे। आपने किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया? हमने तो किसी को नहीं दिखाया। जैनी ने तिरस्कार से कहा, क्यों? क्या आप उन्हें हमेशा बीमार रखना चाहते हैं? बागेश्वरी ने लापरवाही से कहा, मेरे लिए तो इनका बीमार रहना इनके स्वस्थ रहने से कहीं अच्छा है। तब वे अपनी आत्मा को भूले हुए थे, अब उन्हें पा गए। फिर उसने निर्दय कटाक्ष करते हुए कहा, मेरे विचार में तो वह तब बीमार थे, अब उसे पा गए। जैनी ने चिढ़कर कहा, नॉनसेंस, इनकी किसी विशेषज्ञ से चिकित्सा करानी होगी। यह जासूसी में बड़े कुशल हैं। इनके सभी अफसर इनसे प्रसन्न थे। वह चाहे तो अब भी वह जगह उन्हें मिल सकती है। अपने विभाग में ऊंचे से ऊंचे पद पर पहुंच सकते हैं। मुझे विश्वास है कि इनका रोग असाध्य नहीं है। हाँ, विचित्र अवश्य है। क्या आप इनकी बहन हैं? बागेश्वरी ने मुस्कुराकर कहा, आप तो गाली दे रही हैं। यह मेरे स्वामी हैं।
जैनी पर मानो वज्रपात हुआ। उसके मुख से नम्रता का आवरण हट गया और मन में छुपा हुआ क्रोध जैसे दांत पीसने लगा। उसकी गर्दन की नसें तन गई, दोनों मुट्ठियां बंध गई। उन्मुक्त होकर बोली, बड़ा दगाबाज आदमी है, इसने मुझसे बड़ा धोखा किया। मुझसे इसने कहा कि मेरी स्त्री मर गई है। कितना बड़ा धूर्त है। यह पागल नहीं है, इसने पागलपन का स्वांग भरा है। मैं अदालत में इसकी सजा कराऊंगी। क्रोधावेश के कारण वह कांप उठी। फिर रोते हुए बोली, इस दगाबाजी का मैं इसे मजा चखाऊंगी। ओह, इसने मेरा कितना घोर अपमान किया है। ऐसा विश्वासघात करने वाले को जो दंड दिया जाए वह थोड़ा है। इसने कैसी मीठी मीठी बातें करके मुझे फांसा। मैंने इसे जगह दिलाई, मेरे ही प्रयत्नों से यह बड़ा आदमी बना। इसके लिए मैंने अपना घर छोड़ा, अपना देश छोड़ा, और इसने मेरे साथ ऐसा कपट किया। जैनी फिर सिर पर हाथ रखकर बैठ गई और फिर तैश में आकर उठी और मनहर के पास जाकर उसको अपनी ओर खींचती हुई बोली, मैं तुम्हें खराब करके छोड़ूंगी। तूने मुझे समझा क्या है? मनहर इस तरह शांत भाव से खड़ा है मानो उससे उसे कोई प्रयोजन ही नहीं है। फिर वह सिंहनी की भांति मनहर पर टूट पड़ी और उसे जमीन पर गिराकर उसकी छाती पर चढ़ बैठी। बागेश्वरी ने उसका हाथ पकड़कर अलग कर दिया। तुम ऐसी डायन न होती तो उनकी यह दशा क्यों होती? जैनी ने तैश में आकर जेब से पिस्तौल निकाली और बागेश्वरी की तरफ बढ़ी। सहसा मनहर तड़प कर उठा, उसके हाथ से भरा हुआ पिस्तौल छीनकर फेंक दिया और बागेश्वरी के सामने खड़ा हो गया। फिर ऐसा मुंह बना लिया मानो कुछ हुआ ही नहीं हो। उसी वक्त मनहर की माताजी दोपहर की नींद सोकर उठी और जैनी को देखकर बागेश्वरी की ओर प्रश्न भरी आंखों से ताका। बागेश्वरी ने उपहास भाव से कहा, यह आपकी बहू है। बुढ़िया ठिनक कर बोली, कैसी मेरी बहू? यह मेरी बहू बनने जोग है? बंदरिया, लड़के पर जाने क्या क्या करा दिया, अब छाती पर मूंग दलने आई है। जैनी एक क्षण तक मनहर को खून भरी आंखों से देखती रही। फिर बिजली की भांति कौंध कर उसने आंगन में पड़ा हुआ पिस्तौल उठा लिया और बागेश्वरी पर छोड़ने ही चाहती थी कि मनहर सामने आ गया। वह बेधड़क जैनी के सामने चला गया, उसके हाथ से पिस्तौल छीन लिया और अपनी छाती पर गोली मार ली। दोस्तों, यह थी कहानी उन्माद, जो कि प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई है। आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।